फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। निश्चयवाद को नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। निश्चयवाद का तात्पर्य वातावरण और मानव के संबंध में वातावरण को सर्वे सर्वा मानने से है। जर्मनी के लोगों की शिक्षा विज्ञान में थी, जिसमें संस्कृति और मानव का अभाव था। इसलिए जर्मनी के लोगों की विचारधारा नियतिवादी मानी गई है। इन्होंने माना कि पृथ्वी के धरातल पर जल, मिट्टी, जीव जंतुओं में निश्चित नियम है और मानव भी उसी नियम के ढांचे से जुड़ा हुआ है। अर्थात जैसे एक पौधा मिट्टी से पनपता है, वैसे ही मानव भी निश्चित जैव क्रियाओं के द्वारा धरातल पर मिट्टी, जीव जंतु, वनस्पतियों के अनुरूप में मानव का भी उद्भव होता है। मानव पृथ्वी का अंग है। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया इमैनुअल कांट, वॉन हम्बोल्ट, रिटर एवं रेटजेल। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। वातावरण के प्रभाव को मानव के क्रियाकलाप, खान पान, रहन सहन और आचार विचारों को अत्यधिक प्रभावित करने वाला कारक निश्चयवाद को माना गया है। इसमें प्रकृति को सर्वे सर्वा माना गया है, जिसमें प्रकृति यह कहती है कि जमीन में बीज बोने पर उपजेगा अवश्य, परंतु कौन सा बीज किस स्थान पर बोना है, इसका निर्धारण मानव को स्वयं करना है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे भारत देश में सेब की उपज केवल जम्मू कश्मीर तक ही सीमित है। अगर हम उस सेब के बीज को किसी और प्रदेश में लगाते हैं, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हम अगर लगाना चाहें, तो यहाँ पर वो नहीं उगेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति ने सेब के बीज को बोने के लिए एक उसका अलग स्थान निर्धारण किया हुआ है। इसी वजह से प्रकृति को सर्वे सर्वा माना गया है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। पर्वतीय भागों में रहने वाले लोग, जिनके हाथ पांव बहुत बलशाली होते हैं और वे खटाखट पर्वतों पे चढ़ जाते हैं और सामान को लेकर भी चढ़ जाते हैं, लेकिन अगर उनकी जगह हम लोग जाएं तो हम लोग उतना नहीं कर पाते जितना वो लोग करते हैं। तो जिस स्थान पर मानव रहता है, वहां पर प्रकृति ने उसको उसी के अनुरूप उसको ढाल भी रखा है। एक और उदाहरण देखते हैं। नाव चलाने वाला जो नाविक होता है, जिस चप्पू से नाविक नाव को खेता है, उस चप्पू को केवल नाविक ही चला पाता है। आम आदमी या साधारण आदमी अगर उसको जाए चलाने के लिए, तो वो उतना नहीं चला पाता जितना वो नाविक चला लेता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति ने उसको बलशाली हाथ दिए हैं नाव चलाने के लिए। प्रकृति ने सभी के लिए उनका एक स्थान निर्धारण कर रखा है, इसलिए प्रकृति को सर्वे सर्वा माना गया है। चलिए अब बात करते हैं संभववाद की। संभववाद की विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ। फ्रांस में संस्कृति पर अधिक जोर दिया गया, इसलिए फ्रांस के लोगों ने मानव के क्रियाकलाप की रुचि को अधिक महत्व दिया। फ्रांस में संभववाद विचारधारा पर अधिक जोर दिया गया कि मानव स्थूल प्राणी है और शिक्षा तकनीक के द्वारा प्राकृतिक सीमाओं के अंतर्गत अधिक परिवर्तन कर सकता है। अर्थात जर्मनी की विचारधारा जो निश्चयवादी थी, जिसमें प्राकृतिक शक्तियों के अफवाह की बात की गई है, वह ठीक नहीं है। मानव प्रकृति की हर दशा को जैसा चाहे वैसा ढाल सकता है।
दूसरे शब्दों में, उसकी सीमाओं के अंतर्गत केवल मानवीय क्रियाकलाप का ताना बाना ही देखने को मिलता है। इसलिए फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने मानव के क्रियाकलाप पर अधिक बल दिया। हेब्रे ने पहली बार मानवीय क्रियाओं के शक्ति को संभववाद का नाम दिया। यह बताया कि कुछ होना नहीं है, सब संभावित है, अर्थात मानव अपने उपयोग के निर्णय में संभावनाओं का स्वामी है। इस सिद्धांत के संबंध में सर्वाधिक प्रयोग विडाल डी ला ब्लॉश ने किया, इसलिए इन्हें संभववाद का निर्णायक कहा गया है। इन्होंने इस विचारधारा के 6 प्रमुख सिद्धांत दिए। पार्थिव एकता है प्रकृति में, दृश्यों में परिवर्तन होता है, भूगोल में पृथ्वी के सामान्य घटनाओं का अध्ययन जरूरी है, वातावरण के विभिन्न दशाओं के साथ अनुकूलन देखने के लायक है, प्राकृतिक घटनाओं में व्यक्ति ने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग एवं प्रयास किया है, मानव का वातावरण में परिवर्तन मुख्य है। ब्लॉस का कहना था, यदि निश्चयवाद को मानते तो मक्का, जिसकी उपज मैक्सिको में हुई थी, वो केवल मैक्सिको तक ही सीमित रहता। इसी प्रकार कहवा, जो इथोपिया की उपज है, वह केवल इथोपिया तक ही सीमित रहता। मगर यह संभववाद की देन है कि यह सारे महाद्वीपों में पाया जाता है। संभववाद में मानव को सर्वे सर्वा माना गया है और कहा गया है कि मानव चाहे तो नियति को बदल सकता है। जो बीज विषम जलवायु में नहीं पनप सकता, वहां ग्रीन हाउस बनाकर भी उगाया जा सकता है। अतः मानव नियति का निर्धारण करता है, जिसमें मानव सभी संभावनाओं को संभव कर सकता है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। जो सेब का बीज हम केवल जम्मू कश्मीर में उगा रहे थे, अगर हम चाहें तो उसको उत्तर प्रदेश में भी उगा सकते हैं। कैसे? ग्रीन हाउस बनाकर। अब ग्रीन हाउस क्या होता है कि ग्रीन हाउस एक विशेष प्रकार का घर है, जिसमें जैसा टेम्परेचर चाहिए, जिस प्रकार का तापमान उस बीज को चाहिए, वह टेम्परेचर हम उसमें कर देते हैं। मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर 10 डिग्री पर सेब का बीज उगता है, तो हमें उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाउस बनाकर उसके अंदर 10 डिग्री का टेम्परेचर करने के लिए हमें एसी लगाकर प्रयोग करना होगा, या अन्य किसी माध्यम से उसको बना सकते हैं जिससे उसका तापमान 10 डिग्री हो जाए और उसमें फिर बीज हम लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि अंटार्कटिका जैसे प्रदेश, जहां पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहां पर भी ग्रीन हाउस बनाकर हम किसी अन्य माध्यम से टेम्परेचर को बढ़ाकर वहां भी वो पौधे उगा सकते हैं जो हम अन्य प्रदेशों में उगाते हैं। इस प्रकार संभववाद ने हर चीज को संभव कर दिया है। कोई भी पौधा, कोई भी बीज किसी भी विषम जलवायु का हो, उसको वह जलवायु हम देकर ग्रीन हाउस बनाकर उस पौधे को भी उगा सकते हैं। यहाँ पर प्रकृति को नीचे माना गया है और मानव को सर्वे सर्वा माना गया है कि मानव जो चाहे, जहां चाहे, वो उगा सकता है। नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद की विचारधारा का जन्म मुख्य रूप से ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा किया गया। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक में मानव और वातावरण दोनों को आवश्यक माना है। इनका कहना था, मानव वातावरण के नियंत्रण की अपेक्षा नहीं कर सकता है, अर्थात मानव में बुद्धि, कुशलता, संस्कृति और विज्ञान का अपना अलग महत्व है। फिर भी प्रकृति की सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसलिए ग्रिफिथ टेलर ने एक सामंजस्य विचारधारा दी, जिसे नवनिश्चयवाद कहा गया। इस विचारधारा के कई नाम हैं, जैसे वैज्ञानिक निश्चयवाद,
रुको और जाओ निश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा का एक उदाहरण दिया। इन्होंने रुको और जाओ के लिए चौराहे पर खड़े सिपाही को मानव के रूप में और ट्रैफिक को प्रकृति के रूप में माना। इन्होंने मानव के महत्व और क्रियाकलाप को कुछ विशेष महत्व दिया, मगर यह कहा कि कुछ न कुछ निश्चयवाद अवश्य है, लेकिन हम प्रकृति के कठोर नियम के बजाय प्रभाव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकृति हमें आज्ञा नहीं बल्कि अनुमति देती है। ग्रिफिथ टेलर ने यह कहा कि यदि आदमी बुद्धिमान है तो उसे प्रकृति की आज्ञा को मानना चाहिए, जैसे सहारा के मरुस्थल में, पर्वतों की चोटियों पर, समुद्री क्षेत्रों में, निर्जल मरुस्थल, ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिका में इत्यादि। तो चलिए इनकी बात को और अच्छे से समझते हैं। ग्रिफिथ टेलर का कहना यह है कि जैसे हम कोई चौराहा देखते हैं, वहां पर ट्रैफिक पुलिस एक तरफ हाथ देकर रोक देता है और दूसरी तरफ वह ट्रैफिक को आने देता है, और कुछ समय बाद वह उस ट्रैफिक को रोकता है जो चल रहा होता है और रुके हुए ट्रैफिक को जाने देता है। तो इस प्रकार से ट्रैफिक चलता रहता है। इसी को ग्रिफिथ टेलर ने सिपाही को मानव के रूप में माना है और प्रकृति को ट्रैफिक के रूप में माना है। ग्रिफिथ टेलर का कहना यह है कि प्रकृति से जो कुछ भी हम ले रहे हैं उसको लगातार लेते नहीं रहना चाहिए। उसको कुछ समय के लिए लीजिए और कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, ताकि वह वापस अपने आप को उतनी ही मात्रा में बना सके। जैसे मान लीजिए कि ओजोन लेयर है। अब ओजोन लेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि एसी गैस से निकलती है, वह उसको क्षरण करती है। का कहना यह है कि ठीक है, आप ग्रीन हाउस जहां चाहें वहां बनाएं, लेकिन जो एसी का प्रयोग आप करते हैं उससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है उससे ओजोन लेयर को क्षरण होगा, तो उससे अल्ट्रावायलेट किरणें आने लगेंगी। तो कहने का अर्थ यह है कि आप कुछ समय के लिए एसी का प्रयोग करिए और कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। इससे यह होगा कि ओजोन की लेयर जो समाप्त हो रही थी वो फिर वापस अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लेगी, ताकि प्रकृति अपने आप को फिर से पुनः स्थापित कर सके। इसके बाद बात करते हैं प्रसंभववाद की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव भूगोल की विचारधारा में परिवर्तन आने लगा। मानव द्वारा तेजी से प्रकृति पर विजय का नारा बुलंद किया जाने लगा। इस संदर्भ में निश्चयवाद के पश्चात संभववाद और नव निश्चयवाद को भी गौण मानकर मानव भूगोल के विद्वानों ने प्रसंभववाद का नारा बुलंद किया। इस तथ्य के आधार पर वर्तमान मानव ने उच्च स्तर पर वैज्ञानिक शोध द्वारा सफलता प्राप्त की और मानव के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए। मानव प्रकृति के किसी भी स्तर की प्रतिकूलता को अपने द्वारा विकसित साधनों और उपकरणों से अनुकूलता में बदला जा सकता है। कई पशुओं, पक्षियों तथा वनस्पतियों के डीएनए, आरएनए संशोधित करके वांछित क्लोन विकसित करके उससे नई नस्लें प्राप्त की है। मानव ने अत्यधिक विकास कर विश्व के किसी भी भाग में खोज और शोध को समायोजित करके विकास के कारण विशेष गति प्रदान करके उसे बहुआयामी बनाया है। अतः जहां मानव प्रकृति के चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ रहा है, वहीं आज कई कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं तथा स्वयं मानव द्वारा रचित समस्याएं एवं रोग मानव के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। कई क्षेत्रों में आज भी प्रकृति के क्रियाकलाप को अमर माना जाता है। तो प्रसंभववाद में यह बात कही गई है
कि डीएनए आरएनए में बदलाव करके हम कोई भी नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चावल और गेहूं के डीएनए आरएनए में बदलाव करके हम उनसे अच्छी और उन्नत किस्म के बीज प्राप्त करके अच्छी पैदावार कर सकते हैं।